जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम उसमें लिप्त किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं था। जहां जापान और जर्मनी को भारी नुकसान हुआ, वहीं इस युद्ध के घावों ने भारत पर राज कर रही अंग्रेजी हुकूमत को भी नहीं बख्शा। आजादी के आंदोलन और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जनता का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। भारत को आजादी देने की फिराक में जालिमों ने संस्कृति, भाषा एवं धर्म के नाम पर अखंड भारत को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया और इसी विभाजन में एक और नए संघर्ष के बीज बो दिए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के बढ़ते राजनीतिक तनाव, 1950 के भाषा आंदोलन, 1964 के दंगे और 1969 में बड़े पैमाने पर हुए जन विरोध से बढ़ते ही रहे। विद्रोह का सबसे बड़ा आघात 1970 के चुनावी परिणामों के साथ तब आया जब आवामी लीग ने चुनावों में व्यापक रूप से जीत हासिल की और 1947 के बाद से 1 यूनिट पॉलिसी के तहत सत्ता अपने हाथ में लेने की मांग की। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में सिर उठा रहे इस विद्रोह को अपनी सेना द्वारा कुचलने का पूरा प्रयास किया। 25 मार्च 1971 की रात लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान के नेतृत्व में ऑपरेशन सर्चलाइट का आरंभ किया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बलात्कार, लूट और नरसंहार की तबाही मचा दी। पाकिस्तानी सेना द्वारा हो रहे इस अत्याचार का असर साफ था। पूर्वी पाकिस्तान से पलायन कर रहे लोग शरणार्थियों के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दस्तक देने लगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध पूर्व महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ चुके थे। भारत ने भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे इस शोषण के विरुद्ध गुहार लगाई, पर मानो जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी थी। संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ और मानवता पर हो रहे अत्याचार के कारण अब भारत के पास सैन्य हस्तक्षेप करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। अप्रैल 1971 में एक अस्थायी बांग्लादेशी सरकार का गठन किया गया। भारतीय सेना और रॉ ने पूर्वी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यहीं से मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ, जिसने बाद के सशस्त्र संघर्षों में पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield. 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी भारत में 11 हवाई क्षेत्रों पर अचानक हमले कर दिए। यह पाकिस्तान की ओर से हुए पहले हमले के साथ युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी और इस शुरुआत को अपनी अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर लड़ रहे थे। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने एक साथ मिलकर एक कुशल रणनीति अपनाई।
पाकिस्तानी सेना को ढाका में घेरने के लिए भारतीय सेना के आर्मर यूनिट्स और इन्फेंट्री डिविजन्स, वायुसेना और नौसेना ने साझेदारी से मिलके एक 3 तरफा हमला बोल दिया। जैसे ही भारतीय थल सेना ने पाकिस्तानी संरचनाओं पर हमला शुरू किया, वायुसेना ने भी पूर्वी पाकिस्तान में वायुदल को नष्ट कर दिया। जबकि भारतीय नौसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी नौसेना की ईंट से ईंट बजा दी, वहीं पूर्वी तट पर किसी भी प्रकार के समुद्री सहायता को दुश्मन तक पहुंचने नहीं दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 3 दिसंबर की रात को आईएनएस निपट, आईएनएस निर्गट और आईएनएस वीर मुंबई बंदरगाह से रवाना हुए। अगले ही दिन 4 दिसंबर को 2 पेटिया क्लास फ्रिगेट्स आईएनएस कच्छल और आईएनएस क्लिंटन ने मिसाइल नौकाओं के साथ मिलकर पश्चिम से होते हुए उत्तर की ओर रवाना हुए। निशाने पर था कराची बंदरगाह। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नौसैनिकों ने रूसी भाषा में संचार स्थापित किया, जिससे हमलावर जहाजों के बीच प्रसारण को दुश्मन समझ न सके। 10:43 पर आईएनएस निर्गट के रडार ने एक बड़े लक्ष्य पाकिस्तानी नौसेना के विध्वंसक पीएनएस खैबर की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद 2 और लक्ष्यों पीएनएस शाहजहां और पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जाने वाले समुद्री जहाज वीनस चैलेंजर का भी पता लगाया। बिना किसी देरी के मिसाइल बोट स्क्वाड्रन ने सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा और अपनी स्ट्राइक्स मिसाइलों को फायर किया। इसी दौरान भारतीय स्क्वाड्रन ने तट पर स्थित ईंधन भंडारण सुविधाओं का भी नाश कर दिया। मात्र 90 मिनट में ऑपरेशन ट्राइडेंट की टीम ने 6 मिसाइल दागी और दुश्मन के 3 फ्रंटलाइन जहाजों को जल समाधि दे दी, और वो भी बिना किसी हताहत के। (1971) के युद्ध के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख जोर पूर्वी युद्ध क्षेत्र की ओर था, लेकिन लोंगेवाला की लड़ाई में थल सेना और वायु सेना की संयुक्त ताकत ने पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के सामरिक योजनाओं को विफल कर दिया था। भारतीय पक्ष में लोंगेवाला पोस्ट 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के ए कंपनी के पास थी, जो कि एक उच्च रेत के टीले पर स्थित थी। 4000 सैनिक T-59 और शर्मन टैंकों के समेत पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया। पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले संख्या और गोला बारूद में काफी कमी होने के बावजूद 23 बटालियन के बहादुर जवान अपनी पोस्ट पर जमे रहे और दुश्मन के जोरदार हमले को विफल कर दिया। रात के अंधेरे में वायुसेना भले ही थल सेना की सहायता करने में असमर्थ रही हो, लेकिन अगले दिन दोपहर होने तक दुश्मन के 22 टैंक और एवं 72 बंद वाहन इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स के लिए आसान निशाना बन चुके थे। पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर की लड़ाई 1971 के युद्ध की दौरान सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। 14 अगस्त को पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर गांव में बसे सबसे सुरक्षित पाकिस्तानी सैन्य स्थिति पर कब्जा करने का आदेश मिला था। यह ढाका की ओर एक प्रमुख रेलवे लिंक पर स्थित था, जिसके कारण यह रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण था। यही कारण था इसे बारूदी सुरंगों से सुरक्षित किया गया था। लेकिन ढाका के रास्ते में अखोरा पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना के लिए गंगा सागर जीतना जरूरी था। सावधानी पूर्वक योजना के साथ भारतीय सैनिकों ने 3 दिसंबर 71 की रात 2 बजे अपने आक्रमण की शुरुआत की। पाकिस्तानी सैनिकों ने 2 मंजिला इमारत की मध्यम मशीन गन की गोलियां चलाई। दुश्मन की जोरदार गोलाबारी के खिलाफ बंकरों को साफ करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना जारी रखा। काफी संख्या में हताहत होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और 2 दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद
आखिरकार उद्देश्य को हासिल कर ही लिया। गंगा सागर के पतन से दुश्मन को अखौरा खाली करने पर मजबूर होना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारतीय सेना ढाका में अपनी जीत की पताका फहराने वाली थी। पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ सेक्टर भी एक भीषण युद्ध का मंच रहा। यह सियालकोट में पाकिस्तानी बेस के करीब था। भारतीय क्षेत्र में यह जम्मू से सड़क और रेल लिंक से जुड़ा था। अगर दुश्मन ने इस सेक्टर पर कब्जा कर लिया होता तो कश्मीर को हासिल करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता। इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे इलाकों को भी आसानी से दुश्मन अपने कब्जे में ले सकता था। लेकिन भारतीय सैनिकों की आत्मशक्ति और साहस के आगे दुश्मन की सारी रणनीतिक योजनाएं विफल हो गई। आने वाले दिनों में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर युद्ध में बढ़त हासिल की और दुश्मन के इलाके में लगातार सैन्य हमले किए। लड़ते लड़ते सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के अड्डे के करीब आ गए। 4 दिसंबर 1971 की शाम तक 5 गोरखा राइफल्स ने पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट डिवीजन के शहर कदमताल में खुद को मजबूत कर लिया था। इससे भारतीय पक्ष को एक बेहतर रक्षात्मक बिंदु प्राप्त हो चुका था। दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए सेना द्वारा छोटे पैमाने के हमलों की योजना बनाई गई थी। सिलहट की लड़ाई भारतीय सेना का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन रही। भारतीय सेना की रणनीति के चलते पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड सिलहट में ही बंद होकर रह गई और ढाका की रक्षा में भाग लेने में असमर्थ रही। आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं की संख्या भारतीय सेना से कहीं अधिक थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय पूर्वी नौसेना कमान ने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक नाकाबंदी से पूर्वी पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद से पूरी तरह वंचित रखा और पूर्वी पाकिस्तानी नौसेना और 8 विदेशी व्यापारी जहाजों को उनके ही बंदरगाहों में फंसा दिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को 4 दिसंबर को तैनात किया गया और इसके सी हॉक बॉम्बर्स ने चित्तगोंग सहित पूर्वी पाकिस्तान के कई तटों पर हमला कर पाकिस्तानी नौसेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तानी नौसेना ने घातक सबमरीन PNS गाजी को तैनात करके जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, परंतु उसे विशाखापट्टनम के तट के करीब डुबा दिया गया। वहीं पश्चिमी समंदर में 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जहाज से दागे गए 2 टॉर्पीडो INS खुखरी से टकराए। INS खुखरी के कप्तान कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने सर्वोत्तम नौसैन्य परंपरा को अपनाते हुए अपनी जगह अपने सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकलने और सभी को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। चौदह दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 F-86 जेट विमानों द्वारा हमला किया गया। पाकिस्तानी सेबर्स ने सोचा कि हमले के लिए 4 विमान और ऊपर से कवर करने के लिए 2 विमान काफी होंगे और वे भारतीय नैट्स फाइटर जेट से हाथापाई के पहले ही घाटी में तबाही मचाकर निकल जाएंगे। उन्हें लगा कि यहाँ शिकार करना उनके लिए आसान होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना के दी फ्लाइंग बुलेट्स द्वारा तेजी से दिए जाने वाले जवाब का दुश्मन को कोई अंदाजा ही नहीं था। पाकिस्तानी विमानों के अधिक संख्या में होने के बावजूद भारतीय 2 सदस्यीय टीम ने दुश्मन को कड़ी टक्कर दी और उन्हें शहर और हवाई क्षेत्र के खिलाफ अपने हमले को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं गुजरात में स्थित भुज हवाई पट्टी को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा हवाई हमलों में नष्ट कर दिया गया था और मात्र 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में युद्ध के दौरान ही फिर से बनाया गया था। संपूर्ण युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम रही। सेना का समर्थन, हवाई युद्ध, बमबारी, दुश्मन की रेखाओं के पीछे पैराड्रॉपिंग, दुश्मन के लड़ाकों को वास्तविक लक्ष्य से दूर खींचना,
इत्यादि में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को हमेशा एक हाथ नीचे ही रखा तथा युद्ध को शीघ्रता से भारत की ओर मोड़ते हुए अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। तेरह दिनों की छोटी अवधि के भीतर भारतीय सशस्त्र सेना की प्रभावी रणनीतियों और भारतीय सैनिकों की प्रबलता और सक्षमता ने भारत को तेजी से जीत दिलाई। पाकिस्तानी सेना को नौसेना, वायु तथा जमीनी मोर्चों पर बहुत क्षति पहुंची और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स में भारतीय पूर्वी कमान के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण के कागज पर सही की गई। युद्ध के अंत में पाकिस्तान के लगभग 8,000 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए तथा लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों ने अपने हथियार डाले। अंततः पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त अब एक नया देश निर्मित होने जा रहा था। इस युद्ध में भारतीय हताहतों की संख्या 3,000 थी और करीब 12,000 अन्य घायल हुए थे। ये श्रद्धांजलि न केवल इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए है, बल्कि उन लापता 54 वीरों को भी है जो दशकों से युद्ध बंदियों के रूप में पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। ये श्रद्धांजलि उन वीरों और अकीर्तित नायकों के लिए है, हर सैनिक के लिए है, हर अधिकारी के लिए है जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी पूरी आत्मशक्ति के साथ लड़ा। ये श्रद्धांजलि उनके अदम्य साहस, धैर्य और दृढ़ता के लिए है जिन्होंने हमारी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों का बलिदान दिया। हम इन वीर सपूतों के सदैव ऋणी रहेंगे। सर्वोच्च सम्मान और हृदयस्थ गहरी कृतज्ञता के साथ इन वीरों को शत शत नमन। जय हिंद की सेना।